बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। एक ऐसी बेटी जो बिला नागा शादी हो जाने के बाद भी अपनी माँ को रोज़ फ़ोन करती थी। एक रोज़ भी अगर उसका फ़ोन ना जाए तो उसकी माँ परेशान हो जाती थी। और जब इसी बेटी का 2 दिन फ़ोन नहीं आता और उसकी वालिदा परेशान होती हैं, और उसके बाद ऐसे खौफनाक हालात व वाक़यात सामने आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। वालिद जो अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, वो किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते, और उसके बाद एक बड़ा ही खौफनाक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है। उनकी बेटी की लाश एक खड्डे से मिलती है। एक ऐसे गड्ढे से मिलती है जहां उसकी लाश के ऊपर ही एक कुत्ते को भी दफन किया होता है। माँ बाप के लिए अपनी बेटी को एक कुत्ते के साथ दफन हुआ देखना कितना तकलीफ दे होगा, ये आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये जानने के लिए आज सुनते हैं ये कहानी। सुबह 7 बजे का वक्त था और गांव के लोग एक गड्ढे के पास खड़े थे। ये गड्ढा अभी थोड़ी देर पहले ही खोदा गया था। इंतहाई गहरा गड्ढा। इस गड्ढे में पहले एक कुत्ते की लाश मिलती है। सब लोग रुक जाते हैं। सोचा जाता है कि शायद इस गड्ढे में सिर्फ ये कुत्ता ही मौजूद है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़े शख्स की लरसती और कांपती हुई आवाज आती है। वो कहता है कि इस गड्ढे को मजीद खोदा जाए। सब कहते हैं कि यहाँ पर और कुछ नहीं मिलने वाला, इस गड्ढे में सिर्फ और सिर्फ ये कुत्ता ही है। लेकिन वो शख्स इसरार करता है। उसके आवाज और उसका वजूद सबको मजबूर कर देता है, क्योंकि वो अपनी नौजवान बेटी को ढूंढ रहा होता है। उस बुजुर्ग के कहने पर उस गड्ढे को मजीद खोदा जाता है। जब उस गड्ढे को मजीद खोदा जाता है तो एकदम से एक इंसानी टांग नमूदार होती है। इस टांग पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इस गड्ढे को पूरा खोदा जाता है तो अंदाजा होता है कि ये लाश एक लड़की की है। उसी लड़की की जिसका मजलूम बाप सामने खड़ा होता है, जिसका पूरा वजूद कांप रहा होता है। ये लड़की 25 साला प्रियंका होती है। प्रियंका एक ऐसी लड़की जो शादी के 7 साल बाद भी हर दिन बिना नागा अपनी माँ को कॉल करती थी, उसका हाल चाल पूछती थी और बताती थी कि वो खुद भी ठीक है। मगर अचानक ही 28 दिसंबर को उसका फोन आना बंद हो जाता है। माँ परेशान होती है और उसी परेशानी के नतीजे में बात पुलिस तक पहुंचती है। प्रियंका की पैदाइश झारखंड के जिला पलामू के एक छोटे से गांव दारवा में हुई थी। ये एक ऐसी जगह है कि अगर वहां से कोई गाड़ी गुजरे तो पलक झपकने में ही नजरों से ओझल हो जाए। ये घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा गांव है जो तकरीबन ना होने के बराबर है। इसी गांव के एक छोटे से घर में प्रियंका पली बड़ी थी। 2019 में वो तकरीबन 25 साल की थी। अपने घर की पहली और सबसे बड़ी बेटी थी। उसके वालिद द्वारिका जी छत्तीसगढ़ के एक माइनिंग प्रोजेक्ट में वेल्डर का काम करते थे। पैसा तो कोई ज्यादा नहीं था, मगर जिंदगी इनकी बड़ी ही पुरसकून थी। प्रियंका की माँ अनीता देवी एक हाउसवाइफ थी और घर को संभालती थी। इसके अलावा प्रियंका के 2 छोटे भाई बहन थे, एक भाई और एक बहन। प्रियंका पढ़ाई को लेकर काफी संजीदा बताई जाती है। इंटरमीडिएट का इम्तिहान उसने फर्स्ट डिवीजन से पास किया और फिर बीए में उसने एडमिशन लिया। मगर देहातों में लड़कियों की जल्दी शादी कराना बहुत जरूरी समझा जाता है, चाहे वो पढ़ाई कर रही हो या आगे नौकरी करना चाहती हो। खैर, 2019 में प्रियंका की शादी कोड़िया गांव के रंजीत मेहता से हो जाती है। टोटली अरेंज मैरिज। प्रियंका शादी करके अपने ससुराल कोड़िया गांव हो जाती है। उसका ससुराल उसके मायके से कोई ज्यादा दूर नहीं था। बस यूं समझ लें कि नदी के उस पार 15 या 20 किलोमीटर का रास्ता, यानी तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव। अब आते उस दिन की तरफ जब वो अपनी माँ को फोन करना बंद कर देती है। वो प्रियंका जो अपनी माँ को रोज फोन करती थी। इतने पास रहने के बावजूद भी प्रियंका की एक आदत थी जो कभी नहीं बदली। वो हमेशा की तरह रोज अपनी माँ को एक फोन तो जरूर ही करती थी, अपनी खैरियत बताने के लिए और माँ का
हाल पूछने के लिए। माँ को भी इसकी आदत सी पड़ गई थी। अब 28 दिसंबर तक 2025 को ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रियंका की कोई कॉल नहीं आई। प्रियंका की माँ बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये बात गैर मामूली थी, लेकिन घबराई नहीं। थोड़ी देर कामों में मसरूफ हो गई और यही सोचा कि शायद प्रियंका भी कामों में मसरूफ होगी या उसके फ़ोन का कोई मसला होगा। शाम ढलती गई, फ़ोन की घंटी बजने का नाम नहीं ले रही। अब उसकी माँ को बड़ा अजीब सा लगने लगा। माएँ तो ऐसी ही होती हैं। न जाने क्यों से लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। शायद कोई ऐसी बात जो प्रियंका अपनी माँ को बताती रही हो, शायद अपने घर की वो बातें जिनकी वजह से माँ को लगता हो कि कोई मसला ना हो गया हो। अगला दिन यानी 29 दिसंबर भी आया और फिर भी कोई फ़ोन नहीं आया। ये बात अनीता के लिए बहुत चौंका देने वाली थी। फ़ोन की घंटी बजी, बेटी को फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। यानी फ़ोन तो ऑन है, लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा। फ़ोन बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। अनीता को 2 दिन तक प्रियंका की कोई खबर न मिली, तो वो बहुत परेशान हुई। अपने शौहर द्वारिका मेहता से बात की। बाप भी परेशान हुआ और दामाद का रवैया भी बड़ा अजीब था। दामाद को फ़ोन किया, दामाद ने कोई जवाब ही ना दिया। द्वारिका मेहता एक खामोश तबा इंसान थे, आसानी से घबराते नहीं थे, लेकिन जब कॉल का जवाब भी ना आया तो वो काफ़ी फिक्रमंद हो गए। उनकी बीवी भी बहुत फिक्रमंद थी, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। अपना फ़ोन उठाया, प्रियंका को कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। दामाद रंजीत को फिर से फ़ोन किया, लेकिन उसका जवाब बड़ा ही अजीब था। टाल मटोल करता रहा, नहीं मालूम मुझे वो कहाँ है। द्वारिका को यह सब बहुत अजीब लगा। रंजीत को अपनी बीवी प्रियंका के गायब होने की कोई फिक्र ही नहीं, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उनका जहनी दबाव बढ़ता चला गया। आखिरकार उन्होंने और उनकी बीवी ने एक फैसला किया। द्वारिका जी को इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पहले तो जाते हैं कौड़िया गांव, ताकि अपनी बेटी को तलाश कर सके। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर, जैसा कि आपको बताया, ये रास्ता था। छोटा सा गांव, ये एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। कोई बाहर का इंसान आए तो हर एक को गांव में खबर हो जाती है। उन्होंने पड़ोसियों से राबता किया, खानदान के दीगर अफराद से बात की, हर एक से पूछने की कोशिश की पिछले चंद दिनों में किसी ने प्रियंका को देखा, लेकिन जो जवाबात मिले वो इंतहाई तशवीशनाक थे। किसी ने भी उसे नहीं देखा था, कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई निगल गया। अचानक ही गायब हो जाने वाली प्रियंका उसके माँ बाप के लिए इंतहाई परेशानी की वजह बन गई। द्वारिका जी ने हार नहीं मानी। वो पूछते रहे, ढूंढते रहे और उम्मीद का दामन थामे रहे। फिर वो उस जगह पहुंचे जहां जाने से वो अब तक डर रहे थे, यानी कि दामाद का घर। दामाद ने पहले ही उन्हें टका सा जवाब दे दिया था, तभी वो अभी तक दामाद के घर तो नहीं गए, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश मुसलसल करते रहे। द्वारिका जी आखिरकार अपने दामाद के घर की दहलीज पर खड़े थे। रंजीत मेहता ने दरवाज़ा खोला और द्वारिका जी ने उससे पहला सवाल किया, मेरी बेटी कहाँ है? रंजीत के जवाबात बहुत ही अजीब थे। उसे नहीं मालूम उसकी बीवी कहाँ है, उसे नहीं मालूम वो किसके साथ गई, उसे नहीं मालूम कि वो कब से गुम है, वो अपनी माँ को क्यों फ़ोन नहीं कर रही। द्वारिका जी उसकी बात सुनकर बिल्कुल ही सुन रह गए। शायद समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वहां एक बाप अकेला क्या ही कर सकता था। रंजीत को मजबूर नहीं कर सकते थे, ना ही उसके घर की तलाशी ले सकते थे। द्वारिका जी जवाबात के बजाय मजीद सवालात दिए अपने घर दारवा वापस लौट आए। अनीता का सबसे बड़ा खौफ अब धीरे धीरे हकीकत का रूप इख्तियार कर रहा था। तभी द्वारिका जी ने दूसरा बड़ा फैसला किया। अगर रंजीत उन्हें नहीं बताएगा कि प्रियंका कहाँ है, तो अब वो पुलिस के पास जाएंगे। 31 दिसंबर 2025 को, यानी प्रियंका की आखिरी कॉल के 3 दिन बाद, द्वारिका जी और अनीता देवी ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी इब्तदाई जांच शुरू की, कुछ लोगों से पूछगछ की, तफसीलात नोट की। प्रियंका देवी, उम्र 25 साल, साकिन कोड़िया गांव। रंजीत मेहता की बीवी, आखिरी बार 26 दिसंबर 2025 को देखी गई।
अब यहाँ जरा रुक जाइएगा। 26 दिसंबर, ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि पुलिस के मुताबिक प्रियंका 26 दिसंबर से लापता थी, लेकिन उसकी मां के मुताबिक उसे 28 दिसंबर तक फोन आते रहे। 28 दिसंबर से फोन आना बंद हुआ था, तो आखिरी बार देखे जाने और मां के साथ आखिरी कॉल के दरमियान इन 2 दिनों के दरमियान फर्क क्यों है? इन 2 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रियंका कहाँ थी और उसे आखिरी बार किसने देखा? इन सवालात का जवाब इस वक्त पुलिस के पास भी मौजूद नहीं था। यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता था कि इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि पुलिस ने इस हवाले से कोई तफसीली बयान जारी नहीं किया, जबकि खानदान और पड़ोसियों के पास भी इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता एक मफरूज़ा ज़रूर मौजूद है जो देही हिंदुस्तान की बेशुमार ख़वातीन की ज़िंदगी की हकीकत से मिलता है। शायद प्रियंका किसी से बहुत खौफज़दा थी। मुमकिन है वो अपने ही गांव के किसी शख्स से डरती हो, कोई रिश्तेदार ऐसा हो जिसका नाम लेने से वो डरती हो, वालिदैन के सामने हिचकिचाती हो। शायद वो अपने दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी थी, जिसे वो अपने सीने में ही दफन कर चुकी। ऐसा खौफ वो किसी के साथ नहीं बांट पा रही थी। मुमकिन है किसी ने उसे धमकी दी हो, या उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, या शायद किसी ने उसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी हो। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुमकिन है 26 दिसंबर को उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हो। उसे मालूम हो गया हो कि उसकी जान खतरे में है, तभी उसने वहां से भाग जाने का फैसला किया, और तभी वो अपनी वालदा को उसके बाद भी फ़ोन करती रही, लेकिन उसे कुछ बता ना सकी। हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हो, या फिर वो किसी बचपन की सहेली के पास गई हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले 2 दिन तक शायद प्रियंका किसी फैसले से लड़ती रही हो। क्या मैं अपनी माँ को फ़ोन करके ये सब कुछ बताऊं या ना बताऊं, ये सब कुछ सोचती रही हो। गांव में आज भी यही होता है कि बच्चियों से कहा जाता है, बेटा समझौता कर लो, खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। क्या पता खानदान की इज्जत का ख्याल रख रही हो। अलबत्ता वाकई की तरफ वापस आते हैं। देहात में माहौल कैसा होता है? हर शख्स एक दूसरे की खबर रखता है, घर एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, बातें आग की तरह फैल जाती हैं। जब भी कोई गैर मामूली वाकया पेश आता है तो लोग उसे नोट करते हैं। अब कोरिया गांव से मुत्तसिल तकबीरा गांव था, जहां लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात नोट की। वहां एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, एक ऐसी जमीन जहां खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती थी। लोगों ने देखा कि इस जगह हाल ही में खुदाई की गई है। ऊपर ताज़ा मिट्टी साफ दिखाई दे रही थी। पूरी जगह गैर मामूली महसूस हो रही थी। इब्तिदा में किसी ने ज़्यादा तवज्जो न दी। लोगों ने सोचा कि शायद किसी और मकसद के लिए खुदाई हुई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गांव में सरगोशियां होने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या तुमने टावर के पास वाली ज़मीन देखी? वहाँ किसी ने खुदाई की है। आखिर वहाँ खुदाई करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो एक ख़ानदान की बंजर ज़मीन है। फिर सरगोशियों ने एक और रुख इख्तियार कर लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, क्या तुमने सुना है कि रंजीत मेहता की बीवी लापता है? कहीं ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई तो नहीं? उनके पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था, ना कोई ऐनी शाहिद, लेकिन इनके पास एक चीज़ ज़रूर थी, और वो था शक। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक जिम्मेदार देहाती करता है, पुलिस को फ़ोन किया। 31 दिसंबर 2025 को, यानी प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के सिर्फ 3 दिन बाद, पुलिस को एक खुफिया इत्तला मिली। इत्तला बिल्कुल वाज़ेह थी कि तकबीरा गांव के करीब किसी जगह एक लाश दफन है। इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची, जमीन के उस हिस्से का जायजा लिया, ताज़ा मिट्टी देखी, और गड्ढा देखकर पता लग रहा था ताज़ा ताज़ा यहाँ पर खोदा गया है। पुलिस ने फौरी तौर पर तलाशी का अमल शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें कुछ भी ना मिला। इस वक्त कोई मशीन तो इस्तेमाल नहीं की जा रही थी, बल्कि लोग हाथों से ही जमीन खोद रहे थे, क्योंकि पुलिस को फौरी कार्रवाई करना थी। काफी देर तक खुदाई के बावजूद कोई चीज बरामद ना हुई। आखिरकार उस दिन पुलिस को कुछ हाथ ना आया, लिहाजा वो वापस चली गई। मामला वहीं का वहीं रह गया। लापता खातून अभी भी लापता थी। गांव वाले सोचने लगे कि शायद उनसे गलती हो गई है, शायद ये सिर्फ एक झूठी इत्तला है। पुलिस के लिए भी ये तहकीकात एक बंद गली में दाखिल हो गई। वो सिर्फ कानूनी तरीके पर अमल कर सकते थे। लेकिन फिर 1 जनवरी 2026, यानी नए साल के पहले दिन, पुलिस दोबारा तकबीरा गांव के इस मुकाम पर पहुंची। इस मर्तबा वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ढूंढने पर मुसर था।
एक मशीन मंगवाई जाती है और कानून के मुताबिक जमीन से लाश निकालने के लिए एक मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद होता है। आहिस्ता आहिस्ता खुदाई शुरू की गई। एक एक इंच, एक एक फुट जमीन खोदी जा रही थी। चंद ही मिनट के बाद मजदूरों के औजार किसी चीज से टकराए और सब रुक गया। जब बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि ये तो एक मुर्दा कुत्ता था। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव वालों का सबसे बड़ा खदशा बेबुनियाद है। सिर्फ एक मुर्दा कुत्ता, खेत में दफन एक आम सा मुर्दा कुत्ता। कुछ लोगों ने सुकून का सांस लिया, कुछ को अपनी गलतफहमी पर हैरत हुई और बास को लगा कि उन्होंने बिला वजह ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्यों खामखा में मैजिस्ट्रेट को बुलाया? निकला तो सिर्फ एक मुर्दा कुत्ता ही। लेकिन बूढ़ा शख्स हरगिज पीछे हटने को तैयार न था। कांपती हुई आवाज में उसने दरखास्त की कि मजीद खोदा जाए। अभी मत रुकिए, वापस मत जाइए, मत बेयकीन हुइए, मत यकीन कीजिए कि सिर्फ यहाँ पर ये कुत्ता ही होगा। न जाने क्या था उसकी आवाज में कि दोबारा से खुदाई का अमल शुरू हो गया। कुछ देर के लिए तो उनकी भी उम्मीद बंधी कि शायद उनकी बेटी जिंदा होगी, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज को वो रोक न सके। उन्होंने कहा कि गड्ढा जरा और गहरा खोदे। मजदूर पहले तो कुछ हिचकिचाए। उनका ख्याल था कि जब एक मुर्दा कुत्ता मिल गया तो फिर खुदाई की क्या जरूरत है। लेकिन प्रियंका के वालिद अपनी जगह पर कायम दायम थे। बार बार दरखास्त करते रहे और आखिरकार खुदाई शुरू कर दी गई। थोड़ी देर के बाद अचानक मिट्टी के अंदर से एक इंसान का पांव बाहर नमूदार हुआ और जिस गड्ढे से लाश निकाली गई, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी गहराई तकरीबन 12 फुट थी और ये लाश प्रियंका देवी की थी। उसे मुर्दा कुत्ते के बिल्कुल नीचे दफन किया गया था। ये दफनाने का अमल 2 मरहलों में अंजाम दिया गया, मगर क्यों, ये जानने के लिए अभी आपको कहानी का बड़ा ही खौफनाक रुख देखने को मिलेगा। आखिर प्रियंका की लाश के ऊपर वो मुर्दा कुत्ता कैसे पहुंचा? कातिलों का इसके पीछे मकसद क्या था? निहायत ही सादा मगर इंतहाई शैतान। दरअसल कातिल ने सोचा था कि जैसे ही कुत्ते की लाश गल सड़ जाएगी और इससे शदीद बदबू उठेगी, अगर कोई खेत के पास से गुजरेगा भी तो अगर इसको खोदेगा तो सिर्फ कुत्ते की लाश देखकर मामले को यहीं दफन कर देगा। लेकिन कत्ल करने वाले को यह मालूम न था कि एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। एक ऐसा पर्दा और एक ऐसा फरेब जिसके पीछे एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है। तहकीकात से मालूम हुआ कि वो जमीन एक गुड्डी देवी नामी खातून की थी। गुड्डी देवी कोई आम औरत नहीं थी, एक शादीशुदा खातून थी और उसका अपना खानदान था। जल्द ही तकबीरा गांव के लोग और पुलिस को इस बारे में एक ऐसी हकीकत मालूम होने वाली थी जिसने सबको चकरा कर रख दिया। जैसे प्रियंका देवी कत्ल की तहकीकात शुरू हुई तो फिर गुड्डी देवी से पूछताछ का फैसला किया गया। हैरत अंगेज तौर पर गुड्डी देवी गायब थी। हर मुमकिन कोशिश पुलिस ने कर देखी, लेकिन गुड्डी देवी न मिली। गांव में लोगों से पूछताछ की, खानदान वालों से बात की, पड़ोसियों से जाना, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि गुड्डी देवी कहाँ है। जैसे जैसे पुलिस मजीद गहराई से तहकीकात करती गई, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसका तस्वर भी बहुत ही खौफनाक था। गुड्डी देवी सिर्फ जमीन की मालिक खानदान की औरत नहीं थी जहां लाश दफन की गई, बल्कि उसका बराह रास्त ताल्लुक मकतूला प्रियंका से भी था। कई मुकामात पर छापे मारे गए, बहुत से सीसीटीवी कैमरास और फिंगरप्रिंट्स लिए गए, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे उसे या जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुखबरों का एक नेटवर्क होता है ऐसे इलाकों में जिससे पुलिस पूरी जानकारी ले रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और उससे बहुत कुछ मालूम होता है। फॉरेंसिक टीम ने हर जख्म, हर निशान, हर मुमकिन सबूत को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया और जो नतायज सामने आए उससे अंदाजा हुआ कि ये कत्ल किसी अचानक गुस्से या झगड़े का नतीजा नहीं, मौत की असल वजह गला घोंटना था। लेकिन एक और बात अहम सामने जो आई वो ये थी कि गर्दन पर मौजूद निशानात आम कत्ल के निशानात जैसे नहीं जो गुस्से या हाथापाई के दौरान हो, बल्कि वो निहायत ही मुनज़्ज़म तरीके के थे। जब कोई शख्स किसी का कत्ल करता है, गला दबाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से मुज़ाहमत होती है, लेकिन यहाँ पर मुज़ाहमत के कोई निशान नहीं थे। चाकू, भारी चीज, खून के धब्बे, कुछ भी नहीं था। एक आम से मफलर से उसका गला घोंटा गया जो गहरे जख्म नहीं छोड़ता और फिर आसानी से कहीं भी फेंका जा सकता है। कहीं भी हाथों पर दिफा के निशान मौजूद नहीं थे, यानी अपनी जान बचाने के लिए उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की।
तहकीकात में फिर ये बात सामने आती है कि प्रियंका को कत्ल से पहले एक सकून आवर सेडेटिव दवा दी गई ताकि वो बेहोश हो जाए। 28 दिसंबर 2025 की रात मुलजिमान ने एक मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लिया। ये इंजेक्शन प्रियंका को लगाया गया। चंद ही मिनटों में वो बेहोश हो गई। उसके बाद मुलजिमान ने मफलर से उसका गला घोंट दिया। ये पूरा तरीका वारदात किसी पेशावर कातिल की कार्रवाई मालूम होता था। पुलिस ने सिर्फ अपने मुखबरों को मुतहरिक नहीं किया बल्कि रिकॉर्ड्स भी खंगाले। तमाम हिस्ट्री को जाना गया। रंजीत मेहता के हर रिश्तेदार से पूछताछ की गई। हर उस जगह की तलाशी ली गई जहां मुलजिम के छुपने के इम्कानात थे। और फिर 7 जनवरी 2026 को वो लम्हा आया कि हर कोई हैरान रह गया। गुड्डी देवी ने मेदिनीनगर के मैदान अदालत में पेश होकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। गुड्डी देवी अदालत में अकेली नहीं आई बल्कि उसके साथ रंजीत मेहता यानी कि प्रियंका का शौहर भी आया। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, रंजीत और गुड्डी एक साथ थे। अब सुनिएगा असल कहानी। रंजीत मेहता की शादी तकरीबन 7 साल पहले प्रियंका देवी से हुई, लेकिन इस दौरान उसका दिल किसी और पर था। उसे गुड्डी देवी के साथ नाजायज ताल्लुकात बना रखे थे क्योंकि गुड्डी देवी भी शादीशुदा थी। ये कोई 1-2 माह का ताल्लुक नहीं था बल्कि कई बरसों से जारी था। दौरान तफ्तीश दोनों के एतराफात भी सामने आए और तहकीकात से मालूम हुआ कि रंजीत मेहता ने अपनी बीवी के कत्ल के लिए किराए का कातिल भी मुकर्रर किया। अब इस केस में सिर्फ 2 लोग नहीं थे बल्कि अब बहुत से लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। प्रियंका देवी का कत्ल अचानक गुस्से में नहीं किया गया था। ठंडे दिमाग के साथ तैयार किया गया एक मुकम्मल मंसूबा था। चंद साल पहले प्रियंका को रंजीत और गुड्डी देवी के नाजायज ताल्लुकात के बारे में मालूम हो गया था। जाहिर है उसने ताल्लुक की शदीद मुखालफत की होगी, लेकिन रंजीत गुड्डी के साथ अपने ताल्लुकात खत्म नहीं करना चाहता था। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आए रोज झगड़े होना शुरू हो गए। आखिरकार इन झगड़ों से तंग आकर रंजीत ने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। आप सोच रहे होंगे कि उसने बीवी को रास्ते से हटाने का मंसूबा क्यों बनाया? ये रिश्ता ही खत्म कर देते। लेकिन शायद जो लोग नहीं जानते उनको बताते चले कि इंडिया का कानून बड़ा ही सख्त है तलाक और ख़ास तौर पे उस तरह के ताल्लुकात के हवाले से जहां शौहर ने अपनी बीवी को धोखा दिया हो। बीवी की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ जाती है और जायदाद में से भी हिस्सा खातून को दिया जाता है और ये सब कुछ रंजीत नहीं चाहता था। प्रियंका को कत्ल करके गुड्डी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था और इसलिए उसने अपने साथ 2 किराए के कातलों को भी शामिल किया और बीवी के कत्ल के बदले 4 लाख रुपए देने की पेशकश की। एक मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी ये। इस रात मुलजमान ने प्रियंका को एक सकूनावर दवाई दी। उसके बाद एक मफलर से उसका गला घोंटा। न शोर मचा, न चीखो पुकार हुई। लेकिन एक और खौफनाक मोड़ इस कहानी में आता है। रंजीत मेहता इस मामले में अपने साथ गुड्डी देवी के साथ साथ उसके अपने खानदान के कई अफराद को भी शरीक करता है। सुनील कुमार, जो रंजीत का साला यानी कि उसकी बहन का शौहर था, इस कत्ल का अहम किरदार है। पुलिस के मुताबिक वो 28 दिसंबर की रात मौके पर मौजूद था और गला घोंटने से लेकर लाश को दफनाने तक हर मरहले में शरीक रहा। इसी तरह मुकेश मेहता रंजीत का एक करीबी रिश्तेदार था। उसने भी कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने में भरपूर मदद की। पुलिस के मुताबिक रंजीत मेहता, मुकेश मेहता, लाला कमाल, गोविंद कुमार और सुनील कुमार ने मिलकर एक मफलर के जरिए मजलूम प्रियंका का गला घोंटा और उसे कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि प्रियंका के खानदान ने रंजीत के वालिद पर भी इस साजिश में शामिल होने का इल्जाम आयद किया। एफआईआर में रंजीत के वालिद का नाम भी शामिल है। इस तरह अगर पूरे वाक़े को देखा जाए तो खौफनाक साजिश में कुल 7 अफराद शामिल हैं, जिसमें शौहर है, उसकी माशूका है, उसके अलावा इसका साला है, एक और रिश्तेदार है, किराए के 2 कातिल है, इसका अपना बाप भी है। कत्ल के बाद मुलजिमान ने प्रियंका की लाश को एक मोटरसाइकिल पर गुड्डी देवी के घर ले जाया गया। पहले से खोदे गए गड्ढे में इसको दफन किया गया और उसके 4 दिन के बाद तमाम मुलजिमान दोबारा इस मुकाम पर आए और प्रियंका की लाश को उठाकर खेतों में जाकर दफन किया। खेत में दफन करने के बाद उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक कुत्ता जो कि वो मार चुके थे, उसको भी प्रियंका की लाश पर कुछ मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर डाल दिया और एक ही गड्ढे में प्रियंका को कुत्ते समेत दफना दिया। पूरे इतराफे जुर्म के साथ साथ पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 3 मोबाइल, एक मफलर, 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। इतराफी बयानात रिकॉर्ड किए गए और तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए गए।
इस कहानी में अभी भी बहुत सी चीजें जानना जरूरी है। आखिरी दिन क्या हुआ होगा, 2 दिन ये लड़की कहाँ रही होगी, जब इसने अपनी माँ को फोन नहीं किया तो उन 2 दिनों में इसके साथ क्या गुजर रही थी। अभी बहुत सी ऐसी तफसीलात हैं जिन्हें लोगों के सामने नहीं लाया गया। लेकिन प्रियंका अपनी जान से गई। कोई शख्स कितना एक जालिम हो सकता है, ये उस जुल्म की इंतहा है कहानी। माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया, लेकिन जिस हाल में उसको पाया ये उससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। कवानीन बनाए जाते हैं इंसान को आसानी देने के लिए, लेकिन ऐसे कवानीन जो इंसान को अपने लिए इतने गले का फंदा महसूस होए कि वो किसी और के गले में फंदा लगाते हुए लम्हे भर को भी ना सोचे। तो ऐसे कवानीन के बारे में आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। प्रियंका का शौहर उसको छोड़ भी सकता था। प्रियंका का शौहर अगर किसी और से शादी करना चाहता था तो उससे शादी कर लेता। प्रियंका को मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो जायदाद, वो पैसे और वो मालो दौलत जो उसके हाथ से निकल जाना था, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी जो उसको प्रियंका की उठानी पड़नी थी, शायद यही वो सब सोच थी जिसने उसको मजबूर किया होगा कि वो उसे कत्ल कर दे। न जाने और भी क्या मुहर्रिकात होंगे, लेकिन हमें तो अभी तक यही समझ आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।